और चर्चा की शुरुआत करते हैं। ईश भारद्वाज जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी आपसे है। चेतन जी, अगर बात की जाए या आज की बैठक को लेकर के, तो इस बैठक को क्या बीजेपी एक आगे आने वाले विकास के महामंथन के रूप में देख रही है? बिल्कुल जी, अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है। सबका संग, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये दिखाया है कि 2047 का विकसित भारत सबको साथ लेकर के, क्योंकि इस विकास के भागीदारी में सभी का योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी कभी ये नहीं देखते किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, विपक्ष है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनका मानना है कि सभी को साथ लेकर राज्य केंद्र के जो संबंध है उनमें समन्वय हो, संवाद हो और बातचीत हो, तभी ये देश 2047 विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ेगा। अब मैं आपको दूसरी चीज कुछ डेटा बताना चाहता हूँ। हमारे कांग्रेस के मित्र, कांग्रेस पार्टी कई बार प्रश्न पूछती है कि मोदी जी ने 12 साल में क्या किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप देखिए इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। 2014 और 15 में अर्थव्यवस्था थी 125.41 लाख करोड़, जो 2024 में 345 लाख करोड़ हुई। रक्षा निर्यात 2014-15 तक 19,000 करोड़ था, जो 345 लाख करोड़ है। महंगाई की बात बहुत करती है कांग्रेस पार्टी। 8.1 था महंगाई दर 2014-15 में, 2024-25 में 5.17 है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण 98,000 किलोमीटर था, जो 1.46 लाख किलोमीटर हुआ। हवाई अड्डे 74 थे, वर्तमान में 165 है। एम्स 8 ही थे तुलसी जी पिछले 60-65 सालों में, जो 15 बने। प्रति व्यक्ति आय, कांग्रेस पार्टी बड़ी कहती है कि बीजेपी ने क्या किया। 2014-15 में 86,647 थी, जो 2024-25 में 2,19,575 है। रेलवे विद्युतीकरण, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन केवल 2200 किलोमीटर था, जो आज 45,000 किलोमीटर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे आंकड़े मैंने इसलिए बताए हैं कि क्या किया प्रधानमंत्री ने देश की जनता के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, नारी शक्ति के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, मजदूर के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया। सभी कैसा कोई कोना नहीं छोड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसकी राहत प्रदान करने का काम नहीं किया वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने। 59,000 करोड़ जनधन खाते खुलवाए। तुलसी जी आप कल्पना करिए, जो कांग्रेस पार्टी हंसती थी तो कैसे खाते खुलवा दो आप गरीब महिला, कैसे डीबीटी हो जाएगा, कैसे मोबाइल का यूज कर पाएगी ग्रामीण महिलाएं। 80 करोड़ डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए, 81 करोड़ पीएम आवास दिए, 57 करोड़ मुद्रा लोन दिया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 15 करोड़ हर घर नल योजना में 15 करोड़ लोगों के नल लगाए। कितनी बताऊं आप, अगर मैं बताना शुरू करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं का अंत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज जिस प्रकार से नीति आयोग की बैठक हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित करते हुए कहा है कि सशक्त भारत, सशक्त युवा, राष्ट्र प्रथम, इन भावना को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना है। और जब कोऑर्डिनेशन होता है, जब संवाद होता है, तब क्या होता है कि दो हाथ मिलाकर के जब चलते हैं तो बहुत तेजी से विकास की इधर आगे बढ़ती है। और कोई ये कहने का नहीं होता कि मेरे से पूछा नहीं, क्योंकि फीडबैक लेने के बाद में राज्यों का जो फीडबैक आएंगे, उन फीडबैक के आधार पर आगामी योजनाएं बनेगी। वो योजना किसको केंद्रित होगी? वो योजना केंद्रित होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को, किसान को, युवाओं के रोजगार के लिए। इन सभी सेक्टरों को जब मिला करके देखें तब आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री जी का वोकल फॉर लोकल क्यों कहा उन्होंने इसलिए कहा ग्रामीण कुटीर उद्योग है, उनकी तरफ अपन को आगे बढ़ना है, उनको मजबूती प्रदान करनी है। और आपने देखा होगा जिस प्रकार से खादी का काम बढ़ा, खादी ग्रामोद्योग का काम बढ़ा, जिस प्रकार के लोग खादी की तरफ आकर्षित हुए। कांग्रेस पार्टी हंसती थी हमारे ऊपर, जब शौचालय की बात की माने प्रधानमंत्री जी ने, कांग्रेस पार्टी हंसती थी क्या शौचालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री बने क्या? हमने कहा हाँ बिल्कुल,
ग्रामीण महिलाओं के इज्जत के साथ इज्जत घर गांव में बनाना अगर आपको लगता है खराब है तो हमें बिल्कुल मंजूर है, हम बनाएंगे। हमें अब पता है एक महिला सर पे अपना घड़ा रख करके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जब पानी लेकर आती है तो उसका दर्द हमें पता है जो गांव में रहता है। आज नल लगे, स्वच्छ पानी मिलना शुरू हुआ है। जो काम 65 साल तक कांग्रेस के दिमाग में भी कभी नहीं आई, कभी उनको लगा ही नहीं कि इन चीजों की जरूरत है। पीएम आवास योजना के बारे में कभी कांग्रेस पार्टी सोचा कभी 65 साल में? क्या किसान सम्मान निधि के बारे में कांग्रेस के दिमाग में कभी आया 60 सालों में 65 सालों में किसान को सम्मान निधि मिलनी चाहिए? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इनका एक था एक परिवार की पार्टी, एक परिवार तक सीमित, और सबसे बड़ा उदाहरण था भेदभाव का। कांग्रेस शासित राज्य को क्या देना है, विपक्ष शासित राज्यों के साथ कैसा बर्ताव करना है, इन सब चीजों को जब देखा भारत की जनता ने तो कांग्रेस पार्टी को 403 से 40 पर लेकर गए और हम लोग 2 से आगे बढ़े, 2 से निरंतर बढ़ते 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 303 तक पहुंचे। क्योंकि भारत की जनता ने आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद इसीलिए दिया था कि माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, सशक्त भारत समक्ष भारत, ये नारा दिया माननीय प्रधानमंत्री ने, सुरक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कूटनीति का क्षेत्र हो, जैसे आपने भी एफडीआई की बात की, अभी वो थोड़े दिन पहले की बातें करके ऑर्डिनेंस लेके आई गई थी सरकार, तो ऐसा सरकार को लगा कि कुछ निवेश कम हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसे प्रावधान थे जिसके कारण से विदेशी निवेशक पैसा विड्रॉ करने लग गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत चिंता की और तुरंत ऑर्डिनेंस लेकर आकर उनको रिलीफ दी। रिलीफ देते ही वो पैसा विड्रॉ होना बंद हुआ और भारत के निवेश की तरफ आकर्षित हुए लोग। आप कल्पना करिए, अभी मैं 2 दिन पहले जीडीपी विकास दर 7 से ज्यादा है। आपने कभी सोचा तुलसी जी भारत में इस तरीके की विकास दर हो सकता है? कभी सोचा कि भारत चौथी बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बन सकता है? इन सब बातों का मेरा तो कांग्रेस के मित्रों से निवेदन है, प्रतिपक्ष के मित्रों से निवेदन है कि कम से कम सरकार के अच्छे कामों का अभिनंदन करें, समर्थन करें और सुझाव दें। कमियां है वहां पर बताए, सरकार को बताए आपकी यहाँ पे ये कमी ठीक करिए, क्योंकि विपक्ष का काम सुझाव देना, जनता की मदद करना है, हर चीज में कमी निकालना और केवल एक रटा वाक्य बोलना कि माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया है, ये जनता कभी हजम होती नहीं है। जनता को तुलसी जी, जनता चाहती है फैक्ट, जनता चाहती है डेटा, जनता चाहती है आंकड़े और जनता चाहती है जमीनी धरातल की सच्चाई। आज हम लोगों ने जिस प्रकार से पूरे भारत में पीसी की है, और आपने देखा होगा माननीय रेल मंत्री जी ने जयपुर के अंदर पीसी की है, उन्होंने बताया है कि हमने जो ट्रेड कॉरिडोर बनाया उसमें 556 किलोमीटर राजस्थान के अंदर के होते निकल रहा है। और जब राजस्थान से पूरे भारत में सबसे बड़ा हिस्सा ट्रेड कॉरिडोर का राजस्थान से निकलता है, तो आप बताइए गर्व की बात है या नहीं है? कल घोषणा की है बीकानेर से नागौर तक 4 लेन सड़क बनाने की, 1356 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। आपने पढ़ा होगा, पेपरों में भी आया, मीडिया में भी आया। तो ये जिनका जो प्रधानमंत्री रोड एक लास्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, कांग्रेस के मित्र को मैं कहना चाहता हूँ, आप अमृतसर जामनगर हाईवे पे एक बार दर्शन तो करिए, एक बार चलिए तो सही 10-20 किलोमीटर, आपको लगेगा ये देश कहाँ चल रहा है, ये देश किस गति से विकास कर रहा है। आप देखो 6 लाइन है, 1376 किलोमीटर की बनी है, केवल 2.5 साल में तो कंप्लीट हो गई है। जो हनुमानगढ़ जाने में हमें 5.5 घंटे लगते थे, वहाँ 1 घंटा 45 मिनट में बीकानेर से हनुमानगढ़ चले जाते हैं। आप कल्पना करिए कितना विजन माने प्रधानमंत्री जी का इस देश के, कितना दर्द है इस देश की सेवा करने के लिए। ऐसे प्रधानमंत्री जी को, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़कर अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। ठीक है राजकुमार जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। अभी आप सुन रहे थे, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या इस बैठक को आप एक सकारात्मक संदेश मान रहे हैं या फिर एक नई राजनीतिक पहल? कुंजू जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। लगातार हर मीटिंग, हर भाषण, हर आंकड़ा बताता रहता है। कुंजू जी, जब कोई अच्छा करता है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई अच्छा होता है उसके लिए बखान करने की जरूरत नहीं पड़ती। नीति आयोग की मीटिंग होनी चाहिए, राज्यों के साथ और केंद्र के साथ समन्वय अच्छा भी होना चाहिए, राज्यों का विकास भी होना चाहिए, केंद्र की जिम्मेदारी है। राज्यों में सरकार चाहे आपके पक्ष की हो या विपक्ष की हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार भेदभाव करते आ रहे थे। यूपी के टाइम भी हमने देखा, एनडीए के टाइम भी हमने देखा कि हमने क्या व्यवहार किया था विपक्षी पार्टियों के साथ और ये किस तरीके का व्यवहार करते हैं विपक्षी पार्टियों के साथ। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी पूरा हिंदुस्तान उनका है।
चीटिंग करने से पार नहीं पड़ेगी तुलसी जी। ये पूरा देश हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री उनका है, वो हमारे हिंदुस्तान के गार्जियन है। बंगाल भी उनका है, यूपी भी उनका है, बिहार भी उनका है, असम भी उनका है, राजस्थान भी उनका है, हिमाचल भी उनका है। भले ही सरकार वहां पर किसी अन्य दल की हो, लेकिन वो हमारे हिंदुस्तान की गार्जियन है। उनके मन में कटुता नहीं होनी चाहिए। उनका टारगेट होना चाहिए कि मेरे हिंदुस्तान की हर गली मोहल्ला, हर गांव ढाणी मजबूत हो और विकसित भारत के अंदर अपना योगदान दे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस पर भी बहुत बड़ी राजनीति करते हैं। आंकड़े पेश करना अलग बात है, भाषण देना अलग बात है, मीटिंग्स करना अलग बात है, लेकिन तमाम जो आपने आंकड़े दिए हैं, भाषण दिए हैं, जो जुमले आपने फेंके हैं, उनको धरातल पे लाना तुलसी जी सरकार की जिम्मेदारी है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे महिला शौचालय की बात आप कर रहे थे, छोटा सा उदाहरण है। तुलसी जी, मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहता हूँ और जयपुर के अंदर जितने भी पॉश इलाके हैं, जो पॉश इलाके हैं, उनमें भी अगर आप बात करें तो महिला शौचालय की क्या स्थिति है। जो सरकारी दफ्तरों में या प्राइवेट दफ्तरों में जब हमारी माँ बहन बेटी जब जाती है या बाजार जब शॉपिंग करने जाती है तुलसी जी, तो आसपास के मकानों में जाकर के रिक्वेस्ट करनी पड़ती है शौच के लिए या और कोई तकलीफ होती है उसके लिए। ये हालत है हमारे सरकारी दफ्तरों की, प्राइवेट दफ्तरों की, बाजारों की। मैं गांव की बात नहीं कर रहा, मैं राजधानी की बात कर रहा हूँ। राजधानी के अंदर भी पॉश इलाकों की बात कर रहा हूँ। तो सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। पानी की बात कर रही थी कि हर घर नल से हम गांव ढाणी में सब यहाँ पानी भिजवा रहे हैं। पानी भिजवाना भी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है, कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं होता है। लेकिन राजधानी के अंदर, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर, मैं कुछ दिन पहले रहकर आया था, पानी की बात क्या हालत है देख के बड़ा दुख होता है। जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, जहाँ उपराष्ट्रपति रहते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, जहाँ पूरा मंत्रिमंडल रहता है, दिल्ली में पानी की क्या हालत है, लाइट की क्या हालत है तुलसी जी। 1 घंटे में 4-4, 5-5 बार लाइट ट्रिप करती है। लाइट की क्या गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है, बड़ा दुख होता है कहते हैं। आप बात 2047 की तो कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन 2026 को कौन संभालेगा। हमारे स्कूलों की देखिए आप दशा, छतें गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं, टीचर्स डांस कर रहे हैं, अश्लील डांस कर रहे हैं, और शिक्षा मंत्री तमाशा देख रहे हैं, उनकी अप्रोच लगाकर उनको बचाने का काम। बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, उल्टी बयानबाजी कर रहे हैं, सही बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, विपक्ष को कोसने का काम कर रहे हैं। तो अगर राजस्थान की बात करें तो 2.5 साल से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर केंद्र की बात करें तो 12 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इंडिविजुअल सरकार है। पूरी देश की जनता ने दोनों हाथ खड़े करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, वोट दिया है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए चुना है कि वो भेदभाव नहीं करेंगे। वो सीट पे बैठने के बाद कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को कोसेंगे नहीं। तमाम मुद्दों की, तमाम फील्ड की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन इस 2047 के विजन को लेने वाली सरकार 2026 के अंदर ना पानी की माकूल व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में है, ना बिजली की माकूल व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में है। राजस्थान की बात करूं तो बिजली की क्या हालत है, राजस्थान की किसी राजस्थानी से छुपा हुआ नहीं है। पानी की अगर बात करें तो पानी में सीवरेज का पानी इस युग के अंदर मिला हुआ आ रहा है। गंदा पानी पी करके बच्चे बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रही है, और फिर भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री की पीठ तक तपा कर जाते हैं। अस्पतालों की हालत देख लीजिए आप, चाहे वो दिल्ली के अस्पताल हो, चाहे राजस्थान के अस्पताल हो, चाहे किसी अन्य जिलों के अस्पताल हो, प्रदेश के अस्पताल हो। आईसीयू में क्या हालत हो रही है। अगर राजस्थान की बात करूं तो अभी हमारे यहाँ कुछ दिन पहले, सर मुझे स्क्रीन मत रखिए, मैं तबीयत नहीं सही लग रही है, मैं बस सवाल पूछूं तभी रखना, मैं तबीयत नहीं सही लग रही है। सलूमर के अंदर 7 साल से नीचे के 10-12 बच्चों की डेथ हुई। केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार आज दिन तक चुप है। उससे कुछ दिन पहले खांसी की दवाई से बच्चे बीमार हो गए थे, बच्चों की डेथ हो गई थी, लेकिन राजस्थान की सरकार, केंद्र की सरकार चुप है। अभी कुछ दिन पहले कोटा के अंदर प्रसूताएं, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जब पुनर्जीवन होता है उस माँ का, और एक बहुत स्वर्णिम मौका होता है पूरे परिवार के लिए। उस समय अगर माँ की डेथ हो जाती है तो सोचिएगा उस परिवार पर क्या बीतती होगी। 8-8, 10-10 प्रसूताओं की डेथ हो जाती है, राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार चुप रहती है। अभी 2 दिन पहले कोटा की गलती को दोबारा भिखारियों के अंदर वापस वो लागू किया गया, और किडनी खराब हो गई महिलाओं की, प्रसूताओं की। अब आप बताइए, एक माँ
एक महिला जब पहली बार मां बनती है, अस्पताल में भर्ती होती है, जब उसको पता चलता है कि मैं जीवित नहीं बचूंगी, तो क्या बीतती होगी उस परिवार पर, क्या बीतती होगी उस परिवार में जब उसकी किडनी खराब हो जाए अस्पताल की लापरवाही से। और फिर उससे भी ज्यादा तकलीफ जब होती है जब सरकार लापरवाही जो जिन्होंने भी की है उनके ऊपर लीपापोती करने का काम करती है, उनको पनिशमेंट नहीं देती है। अभी जयपुर के अंदर 2 दिन पहले बारूद के मकानों में 8-10 लोगों की डेथ हो गई। सरकार चुप है, एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, 2-4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, कलेक्टर साहब कहां गए, कमिश्नर साहब कहां गए। तुलसी जी, जब तक हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री या राजस्थान के मुख्यमंत्री या किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री पनिशमेंट के मामले में जब तक किसी बड़े व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं देंगे, ये अपराध करने वाले लोग लगातार अपराध करते रहेंगे। खनन माफिया की बात करें, यहाँ पर आजकल राजस्थान में बीज घोटाला चल रहा है, मंत्री जी छापे मार रहे हैं, पहले भी मार रहे थे, अभी मार रहे हैं, और जवाब देने को कोई तैयार नहीं कि करोड़ों रुपया जान जिसके पास गया। पिछले 10 दिन से पूरी राजस्थान की सरकार मौन है, ठीक है, कोई बोलने को तैयार नहीं है राजस्थान। ठीक है, इसका जवाब मैं चेतन जी से जरूर लूंगी। राजकुमार जी, इसका जवाब मैं चेतन जी से जरूर लूंगी। ईश भारद्वाज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप दोनों पक्षों को आपने सुना, मेरा सवाल आपसे यही है कि इस बैठक को कैसे देख रहे हैं आप, जो कि ये जो बैठक हुई है ये जरूरी भी है, होती है, ताकि राज्य किस तरीके से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, क्या कमियां आ रही है, तो उन सभी मुद्दों की चर्चा के लिए ये बैठक जरूरी भी होती है, जो कि बुलाई है खुद प्रधानमंत्री ने। देखिए, ये जो 11वें नीति आयोग की कभी बैठक हुई है, सभी मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम भी उसमें थे। अब मैं समझता हूँ कि ये जो केंद्र और राज्य के बीच जो विकसित भारत का जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रोड मैप लेके चल रही है, उसको गति देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे अभी जैसे हमारे बंधु कह रहे थे, राजस्थान में ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और अभी कुछ घटनाक्रम हुए नहीं होने चाहिए थे, कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए उनमें सुधार की जरूरत है। लेकिन अब हम जब बात करते हैं ना केंद्र राज्यों के संबंध में, केंद्र और राज्यों का संबंध कैसा रहे, ये एक बाई चांस और चांस की बात है कि अभी राजस्थान में और सेंटर में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर सरकारें दोनों सेम नहीं है, लेकिन वहां भी केंद्र और राज्य संबंधों के बीच में समन्वय जरूरी है। इन चीजों को लेकर नीति आयोग की बैठक हुई थी। अब इसमें जो मुख्य चीजें हुई थी ना, विकसित भारत 2047 का जो विजन है, किसी एक पार्टी का, किसी एक गवर्नमेंट का नहीं है, वो पूरे देश के लिए है। उसमें सारे स्टेट भी शामिल है और सेंट्रल गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट है। और राज्यों के विकास को प्राथमिकता देने की बात जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो प्रथम है, जिसमें वो कह रहे हैं राष्ट्र प्रथम। तो ये बहुत अच्छी चीज है, उसका फायदा सभी को मिलेगा। और अब इसमें जो सुधार जो आता ना, अभी जो हमारे भाई साहब कह रहे थे, अब उसमें क्या है कि सुशासन और प्रशासनिक सुधार, ये चीजें भी इसके अंदर आती है, ये चीजें इससे अलग नहीं है। और जो भी योजनाएं सेंटर की तरफ से आ रही है, स्टेट की तरफ से आ रही है, उनको सुचारू रूप से कैसे क्रियान्वयन किया जाए और बुनियादी ढांचे में कैसे सुधार किया जाए, निवेश और रोजगार के अवसर पैदा कैसे हो, डिजिटल जो तकनीक है उसको उपयोग को हम कैसे आगे बढ़ाएं, तो केंद्र और राज्य के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर देने के लिए बैठक हुई थी। अब प्रधानमंत्री के जो राष्ट्र प्रथम और सर्वोपरि बताते हुए जो कहा है ना, विकास केवल जो है केंद्र सरकार का नहीं बल्कि पूरे जो संघीय ढांचा जिसको हम बोलते हैं, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, संघीय ढांचा उसको बोलेंगे, तो उसका बड़ा दायित्व है। क्योंकि स्टेट से सेंटर है, सेंटर से स्टेट है, दोनों हम उसको डबल इंजन, चाहे किसी भी और भी सरकार का हो, लेकिन डबल इंजन ही हम बोलेंगे। तो हमारे राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट है। और अच्छी बात यह है कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी उसमें थे। अब इसका क्रियान्वयन जो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना, इम्प्लीमेंटेशन इसका किस तरह से किया जाए, इन चीजों में कुछ सुधार की जरूरत है। और बैठक में केवल भाई घोषणाएं तो होती है, हर बैठक में होती है। अब यहाँ जो घोषणाएं हुई है ना, वो सब चीजें जो मोदी जी का विजन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन है, विकसित भारत संकल्प 2047 के हिसाब से जो हम चल रहे हैं ना, उससे मिलती जुलती। अब इसमें जो मुख्य फोकस जो किया गया ना, वो जो योजनाएं हैं उनको समयबद्ध तरीके से समय पे कैसे पूरा किया जाए, मुख्य बिंदु ये आता है। दूसरा, राज्यों के साथ नियमित जो समन्वय है ना, वो जरूरी है। अब समन्वय नहीं होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कुछ निकल सकती है उसमें, चाहे हमारी सरकार कोई सी भी हो। और ये सब चीजें तभी काम करेंगी जब आपसी सामंजस्य चलेगा और गवर्नेंस जिसको कहते हैं ना, जो डिलीवरी
का जो मैटर होता है ना, उसमें गवर्नेंस का क्या योगदान है, गवर्नेंस कैसा हो राजस्थान के अंदर, वो चीजें बहुत आवश्यक हैं। और राजनीतिक रूप से बैठक सरकार की उस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है जिसमें दोनों को मिला के जो एक राज्य और सेंटर के बीच में जो कंपेरेटिव डेवलपमेंट की जो बात है ना, उस पे काम किया जाएगा। उसी से विजन 2047 पूरा हो जाएगा, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं। अब संदेश देने का एक ही उद्देश्य है कि इसके माध्यम से राज्य में कैसे रोजगार के अवसर पैदा हो, कैसे लोगों को रोजगार मुखी बनाया जाए, कैसे आपसी समझ स्थापित करके तकनीक को आगे बढ़ाया जाए, और इस मॉडल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी चीजों पे सारा फोकस किया गया है। और अगर ये चीजें ईमानदारी से इम्प्लीमेंट होती हैं और इनकी डिलीवरी होती है, उसके बाद इस पे वापस से इन चीजों पे पूरा फोकस किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए, हर राज्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, जो कि समन्वय बेहद ज़रूरी है और इसलिए ये बैठक भी होती है, और नीति आयोग की बैठक इसलिए, नीति आयोग का गठन भी कहीं ना कहीं इसलिए भी हुआ है। और जो हमारा विज़न है, जो प्रधानमंत्री का विज़न है और जो देश को आगे बढ़ाने का संकल्प है, उसमें सभी का योगदान ज़रूरी है। लेकिन राजपुरोहित जी, सवाल मैं आपसे करूं, लेकिन उससे पहले राजकुमार जी ने जब अपने बयान, जब वो बोल रहे थे सवालों का जवाब देते वक्त, तो काफ़ी कुछ उन्होंने ऐसा बोला है, सवाल भी पूछा है आपसे, उसका जवाब दीजिए सबसे पहले आप। और एक सवाल ये कि राजस्थान की भूमिका कितनी अहम होने वाली है? तुलसी जी, मैं सवाल के जवाब दूंगा, इसीलिए मैं बैठा हूँ, मेरी पार्टी ने इसीलिए नियुक्त किया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने नोट किया या नहीं किया, मैंने नोट किया। हमारे कांग्रेस के मित्र, मेरे अच्छे मित्र हैं, विद्वान व्यक्ति राजकुमार जी, उन्होंने जब चर्चा की शुरुआत की तो पोस्ट कॉलोनी से की, राजधानी से की। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना विकास का केंद्र बिंदु गांव में बैठे हुए अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक है। हम जाते हैं गांव के अंदर, देखते हैं। मैं 5 दिन गांव रह करके आया हूँ, और काश हमारे मित्र भी गांव में जाते हैं और गांव में देखते क्या परिवर्तन आया है पिछले 12 साल। अगर आंखों से देखते, और मैं तो कहता हूँ एक वीडियो भी रिकॉर्डिंग करके लाते और आज चैनल पर बताते कि गांव के अंदर मुख्यमंत्री गौरव पथ अगर देखते, गांव के अंदर अगर पीएम आवास योजना के तहत लोगों को मिले मकान देखते, गांव के अंदर गरीब महिला के घर गैस का सिलेंडर जिनकी आंखें खराब हो जाती थी धुएं से देखते, गांव के अंदर किसान के पास जाके देखते, गांव में रहते तो बिजली का भी पता चलता कि कितने घंटे बिजली गांव में आ रही है, किसान को कितने घंटे मिल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसान को रात को बिजली हम नहीं देंगे, रात को परेशान होता है किसान। तो मेरे गाँव के अंदर सुबह 3 घंटा सुबह देते हैं, 3 घंटा दोपहर में देते हैं। क्यों देते हैं? और एक नई चीज बता दो, फीडर ही अलग अलग कर दिया, कृषि कुओं का फीडर अलग कर दिया और घरेलू को अलग कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ है कि कभी भी घरेलू बिजली नहीं जाती है। पिछले 65 साल में क्या होता था, जैसे ही कृषि कुओं की बिजली काटी, गांव में भी अंधेरा छा जाता। फीडर ही अलग कर दिया तुलसी जी। मैं 5 दिन रह के आया हूँ, तो किसान के पास जाते, गरीब के पास जाते, युवा के पास जाते, गांव के अंदर देख के आते हैं किस प्रकार से नर्सरियां स्थापित हो रही है, किस प्रकार से ग्रामीणों को, किसानों को सरकार सुविधाएं दे रही है, बीज किट दे रही है, फार्म इम्प्लीमेंटेशन के लिए सब्सिडी दे रही है, 65,000 फार्म पॉइंट बनाए हैं। तो दाने में पता चलता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिक्कत ये है कि इसी रूम से और राजधानी से बाहर ये लोग निकलते नहीं निकलते। इसीलिए पूरे अपने पूरे वार्ता के अंदर हमारे मित्र ने ये नहीं बताया गांव के अंदर क्या है, गांव में क्या है, ढाणी में क्या है, मोहल्ले में क्या है। क्योंकि राजधानी में बैठे हैं ना, घर में बैठे हैं, तो राजधानी का पोस्ट इलाके में रहेगा तो पोस्ट इलाके के बारे में। राजपुरोहित जी, एक सवाल मैं पूछ लूं, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। राजपुरोहित जी, एक सवाल है, राजपुरोहित जी एक सवाल है, राजपुरोहित जी एक सवाल है, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। देखिए, आप बोल रहे पौष इलाके के गांव तक पहुंचा रहे हैं, आप सुविधाएं दे रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। लेकिन राजकुमार जी जहां रह रहे हैं वो वहां का जिक्र कर रहे हैं, तो इस भी सवाल ये भी बन रहा है कि अगर पौष इलाके में सुविधाओं की कमी है तो फिर बाकी जो सामान्य इलाके हैं तो वहां की हम क्या उम्मीद करें? ये भी तो एंगल है ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। हाँ, मैं आता हूँ, पूछी जाता हूँ। आप भी जयपुर में रहते हैं, मैं भी जयपुर आता रहता हूँ, राजकुमार जी हमारे मित्र वही रहते हैं। सच्चाई कौन बताएगा? सच्चाई बताएगा वहां का नागरिक, जो उस मोहल्ले का निवासी है, जो उस गली का निवासी है।
वो बताएगा। राजकुमार जी हमारे मित्र अभी सरकारी ऑफिसों की बात की, सरकारी ऑफिसों में इज्जत कर नहीं है। तुलसी जी आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, हमारे मित्र राजकुमार जी भी जाते हैं, ऑफिसों में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं। अपन लोगों की दिनचर्या का एक हिस्सा है, अपन देखते हैं वहां पर क्या है और क्या नहीं। अच्छी बात का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमेशा केवल एक ही देखना है गिलास में आधा पानी है, कभी ये नहीं देखना है कि गिलास आधी खाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को केवल ये देखना है गिलास आधा खाली है। मैं कभी नहीं कहता कि संपूर्ण विकास कभी होता भी नहीं है, लेकिन सरकार का नीति और नियत दोनों अगर साफ हो, बिना भेदभाव के हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की नीति हो, तो काम होता है ना। तुलसी जी हंसी उड़ाते थे, अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे नल योजना क्या है, कुछ नहीं। आप जाके पूछिए ना गांव के अंदर उस महिला से जो पानी लेने के लिए सुबह 4 बजे घड़ा सर के रखे 3 किलोमीटर दूर जाती थी, शुद्ध पानी की बात कर रहे थे। नल में जो पानी आता है घर पे वो फिल्टर होकर आता है, पहले तालाब के अंदर से लाते थे, पोखर के अंदर से लाते थे, अपन जानते थे कैसा पानी मिलता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दर्द को समझा है, और उसी अनुसार पे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने समझा है, और दोनों का डबल इंजन की जो सरकार राजस्थान के अंदर है, उसका विकास आप कहे, मैं कहूं, या राजकुमार जी कहे, हमारे भारद्वाज जी कहे, उसका सबसे बड़ा निर्णायक है वहां की जनता, वहां के लोग, वहां के निवासी, वहां का ग्रामीण किसान, वहां ग्रामीण युवा, ग्रामीण व्यापारी, ग्रामीण मजदूर। जब उनके खाते के अंदर 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में आते हैं, 1,300 रुपए पेंशन के रूप में आते हैं, मुफ्त अनाज मिलता है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलता है, गांव के अंदर जब उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के जब चर्चा करते हैं, तब भारत की असली तस्वीर, सरकार के काम और तो रात्रि चौपाई जो लगाए अभी सरकार ने, अभी भी हम लोग वापस शहरी शिविर वापस शुरू कर रहे हैं। तुलसी जी कहीं भी आपने सुना गांवों के अंदर सरकार का विरोध हुआ हो, मंत्रियों का विरोध हुआ हो? माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी गांव के चौपाल में 4 पाई में बैठ के संवाद करते हैं, उनसे पूछते हैं अभी आपको क्या मिला, आपके गांव को क्या मिला, आपकी कमी है तो बताइए, आपकी दिक्कत है तो बताइए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई ग्रामीण महिला खड़ी होकर के बैठती है, मेरे साथ ये समस्या है, और 2 मिनट में उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। अपने मीडिया में देखा, प्रिंट मीडिया में देखा, क्या खराब बात है? ये तो हंसते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी गाँव में क्यों जाते हैं, जयपुर क्यों छोड़ते हैं, जयपुर का काम कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी ऐसी बात करती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जयपुर का भी काम करते हैं, गांव का भी काम करते हैं, किसान का भी काम करते हैं, गरीब का भी काम करते हैं, तहसील का भी काम करते हैं, कस्बे का भी काम करते हैं, क्योंकि उनका विजन क्लियर है। वो संवेदनशील मुख्यमंत्री है। ये वो मुख्यमंत्री नहीं है जो मानेसर के अंदर, होटल के अंदर सरकार चलाने वाले लोग। आज मैं देख रहा था किस प्रकार से घमासान मचा हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर। पायलट साहब, गहलोत साहब, और अब इनके पूर्व विधायक जो अभी मैं दोसा दे कहीं से मैं सुन रहा था दोपहर में चैनल पे, शर्म आती है ऐसी बात। ठीक है, जो अपनी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में ठीक है, उस मुद्दे पे देखिए, उस मुद्दे पे मैं आऊंगी अभी। उस मुद्दे का यहाँ देखिए, यहाँ पर इनके अंदर खाने में क्या चल रहा है उसका कोई जिक्र नहीं है, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। विकास पे चर्चा हो रही है, आज की बैठक पे चर्चा हो रही है, उस पर चर्चा होगी। राजकुमार जी, आपके सवालों को इन्होंने जवाब भी दिया, ठीक है। इस बीच कहना मैं ये चाहूँगी कि देखिए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद रहे, तो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वो हर बार, ये कई ऐसे राज्य हैं जो आरोप लगाते हैं कि हमें केंद्र से उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है जितना कि मिलना चाहिए। तो अगर ये बात है तो उसके कई सारे रास्ते हैं, क्योंकि विकसित भारत में योगदान तो सभी का है। बिल्कुल तुलसी जी, बिल्कुल। और मेरा तो मानना नहीं, राजपुरोहित जी, सवाल राजकुमार जी से। राजपुरोहित जी, राज्यों को कम मिले तो मिले, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजपुरोहित जी, राजकुमार जी से सवाल है, राजकुमार जी से। राजकुमार जी सुन रहे हैं? तुलसी जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक इंडिया न्यूज चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे एक बात बहुत सिंपल तरीके से पूछना चाहता हूं। भारद्वाज जी भी सहमत होंगे उससे, और डॉक्टर साहब भी सहमत होंगे, और आप भी सहमत होंगे, आपके सभी दर्शक भी सहमत होंगे। तुलसी जी, पिछले 12 साल में ऐसी कोई फोटो देखी क्या आपने, ऐसी कोई पिक्चर देखी क्या कि हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के घर पर बैठकर चाय नाश्ता कर रहे हो, या राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी देश के प्रधानमंत्री के दफ्तर या घर में बैठ के चाय नाश्ता कर रहे हो और हंसी मजाक कर रहे हो?
ये तस्वीर पिछले 12 साल में नहीं देखी हम लोगों ने। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग तरस गए इस फोटो को देखने के लिए, इस पिक्चर को देखने तरस गए। तुलसी जी 2047 का विजन तब सक्सेस होता है जब सब लोग एक साथ मिलकर काम करें। मुट्ठी बंधनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों। कुछ मुद्दों पर विवाद हो सकता है, कुछ मुद्दों पर आपकी राय हमारी राय अलग हो सकती है, लेकिन संपूर्ण मुद्दों पर राय अलग है तो निश्चित तौर पर यह देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि देश के प्रधानमंत्री विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलते हैं। मेरी देश के प्रधानमंत्री से आपके चैनल पर विनम्रता से निवेदन है कि देश हम सबका है। कांग्रेस पार्टी बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रही है कि पूरे देश का विकास होना चाहिए। अभी देखा आपने एमपी के अंदर किस तरीके से राज्यसभा एक मेंबर की नॉमिनेशन कैंसिल कर दी गई। बड़ा दुख होता है, सारी एजेंसियां एक ही भाषा बोल रही है। तुलसी जी, भारत देश में भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में है, सरकार में है। अगर एक एमपी राज्यसभा के उनको कम मिल जाएंगे, विपक्षी दल का एक एमपी ज्यादा आ जाएगा जिसके पास पूरी मेजोरिटी है, पूरे मत है, तो देश के लोकतंत्र का सम्मान होगा। देखिए राजकुमार जी, आप जहां का जिक्र कर रहे हैं एमपी में देखिए क्या हुआ। एमपी में हम राजस्थान में ना कर जिक्र तो बेहतर है, बेहतर है वही मैं, हाँ, क्योंकि अभी मैंने राज पुरोहित जी को भी और उसमें, और देखिए उसमें चुनाव आयोग ने भी एक्शन ले लिया है। वो मीनाक्षी नटराजन की गलती की वजह से ही वो चीजें हुई हैं। इस पे एमपी में भी चर्चा हुई है, तो मैं राजस्थान में उसकी चर्चा नहीं चाहूंगी। आप दोनों से यही निवेदन है, जो मुद्दा है उस पर ही, उसके इर्द गिर्द बात करें। हाँ, मैंने दोनों लोगों को ही मना किया है, केवल आउटलाइन के रूप में पेश किया है। अच्छा होता देश के प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करते और कहते नहीं राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का एक और सांसद आने दीजिए, अगर कोई त्रुटि हुई है तो उनसे सभा याचना कराइए, एफिडेविट ले लीजिए। अच्छा होता जब ठीक है, मामला के साथ। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है, एक सवाल ये भी है कि कई बार कांग्रेस शासित राज्यों की जो मुख्यमंत्री हैं और कई बार खुद मतलब जो पूर्व सीएम है ममता बनर्जी, वो भी कई बार आरोप लगा चुकी हैं कि जो फंड मिलता है सरकार की ओर से वो हमें सही नहीं मिलता है। तो आपके पास कई माध्यम है, जैसे ये बैठक आज हुई, इसके अलावा कई अन्य माध्यम है, मेल है, फैक्स है, तमाम चीजें हैं कि आप मेल के जरिए, तमाम चीजों के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, आप फंड मांग सकते हैं। तो राज्यों का विकास होना मायने रखता है, ना कि शिकायत करना और आरोप प्रत्यारोप दर्ज कराना। तो ये कहाँ तक सही है कि कांग्रेस शासित राज्य के जो लोग हैं वो फंड मांगते हैं और ये बोलते हैं कि हमें प्रधानमंत्री की ओर से, केंद्र की ओर से मदद नहीं मिल पा रही है, आपके पास कोई और रास्ता है, आप उसको अपनाइए। बार बार केंद्र पर आरोप मरना कितना सही है राजकुमार जी? जी, आरोप करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब कोई राज्य का मुख्यमंत्री होता है और दिल्ली की तरफ पगले झांकता है ना, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को तकलीफ होती है। जब पानी हो, बिजली हो, फाइनेंस की कोई कमी हो, शिक्षा के लिए कोई योजना लेके आनी हो, स्पोर्ट्स के लिए कोई योजना लेके आनी हो, तब तकलीफ होती है कि वास्तव में उसको महसूस होता है कि आज अगर मेरी सरकार दिल्ली में होती तो मेरा राजस्थान या मेरा जो भी अमुक राज्य है वो मजबूत होता। लेकिन अगर राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में और दिल्ली में तो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी तुलसी जी, गाँव की हालत ठीक नहीं है। मेरे मित्र ने तारीफ तो बहुत कर दी, लेकिन गाँव में आप जाइए तुलसी जी, पानी की हालत देखिए, बिजली की हालत देखिए, शिक्षा की हालत देखिए, अस्पताल की हालत देखिए। अस्पताल का खाली एक कमरा है, उसमें टेबल नहीं है। तुलसी जी, अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, सैनिटरी नैपकिन्स नहीं है, कहां पर नहीं है, ग्लव्स नहीं है, कहां पर नहीं है। जो चिकित्सा मंत्री है उनके प्रभाव वाले जिले के अंदर। तुलसी जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, शर्म भी आती है। क्या हिंदुस्तान पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है, 2047 की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्लव्स, कैप और सैनिटरी नैपकिन जैसी चीजों के लिए अगर किसी भी योग्य व्यक्ति को, अगर महिलाओं को परेशान होना पड़ता है तो दुख के साथ कहना पड़ता है। ठीक है, बसों की हालत देखिए क्या है, बसों की हालत। आप तुलसी जी बसों में बैठिए, आपको पता चलेगा बस की खिड़कियां और बस की बॉडी इतनी आवाज करती है कि एक अच्छे खासे आदमी का सर दर्द अगर नहीं हो रहा हो तो हो जाए। तो मेरा तात्पर्य है कि पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था के ऊपर तो देश में बोलने की उचित नहीं है। हमारी देश की महिलाएं, राजस्थान की महिलाएं, बच्चियां कितनी सुरक्षित है। सरकार ये बचा रही है, प्रशासन बचा रहा अपराधियों को। तुलसी जी, सब मिले हुए, देखते, तीसरी कर लेते हैं, ठीक है, फिर न्यूज़ कि 48 घंटे में पकड़ लाए। अरे भैया, हो क्यों गई घटना?
ठीक है, देखिए एक आखिरी सवाल मेरा आप तीनों से, उसमें आप तीनों का फाइनल कमेंट जरूर चाहूंगी। सबसे पहले ईश भारद्वाज जी, आप जवाब दीजिएगा। ये विकसित भारत का जो लक्ष्य है, बार बार एक नारा भी दिया जा रहा है, विकसित भारत 2047, तो जी। ये कितना व्यवहारिक है और कितना राजनीतिक? देखिए, विकसित भारत का जो नारा है, ये हमारे भारत देश का दीर्घकालीन राष्ट्रीय रोड मैप है, मैं ऐसा कहूंगा। और सबसे जो जरूरत है ना, घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन पर जोर देने की जरूरत है। और यही असली शासन की मॉडल की पहचान होती है। केंद्र और राज्य के बीच अगर तालमेल रहेगा, सरकार किसी की भी हो, तो विकास को गति मिलेगी, तभी ये चीजें संभव होंगी। और राष्ट्र प्रथम की भावना से जो हमारे सहकारी संघवाद मजबूत होगा, और हमारे जो संबंध सेंटर के और स्टेट के होते हैं, उनमें मजबूती तभी मिलेगी। अब प्रधानमंत्री जी ने जो महाबैठक की है, इसकी अगर हम प्रशासनिक समीक्षा करें, तो ये विकसित भारत के लिए साझा राष्ट्रीय दृष्टि बनाने का एक प्रयास मानी जा रही है, जहां तक मैं सोचता हूँ। अब बीजेपी कुछ भी बोले, कांग्रेस कुछ भी बोले, लेकिन अगर इन चीजों को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया तो विकास, सुशासन और मजबूत होगा। केंद्र राज्य के मॉडल के रूप में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है फिलहाल तो, लेकिन मजबूती तभी होगी जब इन चीजों पे ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किया जाए। और पूरी कवायद की सफलता जो है ना, वो इस बात पर निर्भर करेगी कि योजनाओं को कितना तेजी से, प्रभावी तरीके से जमीनी स्तर पे लागू किया जाता है, उनको कितना अच्छा मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है, और कितना अच्छा स्टेट गवर्नमेंट उन सब चीजों में इंटरेस्ट दिखा के प्रभावी तरीके से, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो आपके हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस समय देश में चल रहा है, आप देख रहे हैं चारों तरफ रोड का इतना अच्छा सिस्टम बना है, लेकिन उन चीजों को कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है, समय ठीक है ईश भारद्वाज जी, समय कम है, समय कम है, ठीक है, समय कम है। मैं राजकुमार जी का रुख करना चाहूंगी। राजकुमार जी, फाइनल कमेंट आपका कि विकसित भारत का जो संकल्प है, ये राजनीतिक ज्यादा है या व्यवहारिक? विकसित भारत का जो नारा है वो सार्थक होना चाहिए, जमीन पे उतरना चाहिए, धरातल पे उतरना चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है हमारा देश दुनिया के नक्शे में हर राज्य आगे बढ़े, कांग्रेस पार्टी की बहुत स्पष्ट इच्छा है। ठीक है, राजपुरोहित साहब आप। तुलसी जी, देखिए जयपुर में रहते हैं ना आप सब लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 से ज्यादा बसों को हरी झंडी दिखाकर रोडवेज में जब रवाना किया था, तब हम सब लोगों ने देखा था। और मेरा तो एक सौभाग्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पे मैं राजस्थान रोडवेज की साधारण बस से जयपुर से पाली गया था। मैंने वीडियो अपलोड किया था सोशल मीडिया पर। वो क्यों किया था? तो वही तो धरातल की हकीकत है। जब बस में बैठकर इस मई जून के महीने में जब आदमी यात्रा करता है, उसे पता चलता है बस के अंदर क्या कमी है। कमरे में बैठ के कोई तय नहीं कर सकता कि बस में क्या कमी है, पहली बात। दूसरी बात, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता ये दिखाती है कि किस प्रकार से जब माननीय गहलोत साहब की सरकार थी, बिल्कुल, समय कम है राजपुरोहित साहब, समय कम है राजपुरोहित साहब, समय कम है, माफी चाहूंगी मैं। और अब तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही।